सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हीट। आज हमारी टॉपिक क्या है? हीट। आज हमारी टॉपिक क्या है? हीट। हीट मतलब ऊष्मा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं कि हीट होता क्या है, हीट कितने प्रकार की होती है और हीट का स्थानांतरण या इसका कैसे स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमारे सामने आया बात कि ऊष्मा ही क्या होती है। तो हमने कहा कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है ऊष्मा? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये भी क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, अगर बात कर लिया तो बोला कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि किसके कारण आती है? ताप के कारण होती है। किसके कारण होती है? ताप के। जो इसका रीजन होता है वो किस कारण होता है? ताप के कारण। ठीक, क्या होता है? ताप के कारण। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु में या किसी वस्तु के ताप में कमी या ताप में अधिकता के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा। यानी किसी वस्तु में, किसी वस्तु के ताप में अधिकता या कमी के कारण उत्पन्न ऊर्जा। किसी भी वस्तु के ताप में अधिकता या कमी के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यानी कोई वस्तु गर्म हो या ठंडी हो। ठीक है ना। अधिकता या कमी का मतलब है या तो गर्म हो या ठंडी हो, तो उसके कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा वो ऊर्जा क्या होगा? हीट कहलाएगा। वही ऊर्जा क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। आई बात समझ में? हीट क्या होता है? हीट कह सकते हैं, हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि ताप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, या ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु में या किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी ऊष्मा कहलाती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक, अगर इसके मात्रक की बात करें, क्या बात करें? इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। या कैलोरी में इसको दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? कैलोरी में भी इसको दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? कैलोरी। आई बात समझ में? इसका मात्रक क्या होगा? जूल या कैलोरी। क्या होता है? एक कैलोरी बराबर 4.186 या ये भी कह सकते हैं 4.2 जूल होता है। क्या होता है? 4.2 जूल। आई बात समझ में? एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 जूल होता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि ऊष्मा के प्रकार। किसकी बात करेंगे? ऊष्मा के प्रकार। चलिए देखते हैं। ऊष्मा के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ हीट, टाइप ऑफ हीट। चलिए टाइप ऑफ हीट की बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट, दूसरे को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? पहला होता है सेंसिबल हीट और आपका दूसरा होता है लेटेंट हीट। क्या होता है? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। आई बात समझ? हीट दो प्रकार की हमने बताया, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। ठीक है ना। अगर दोनों की बात करेंगे, सेंसिबल हीट क्या होता है?
चलिए, अच्छा उसके पहले एक बात थी, अभी हमने बात किया था कैलोरी की। क्या बात किया था? कैलोरी की। अभी इसको देखते हैं। उसके पहले हमने बात किया था कैलोरी की, कि कैलोरी ऊष्मा का क्या होता है? एक मात्रक होता है, ठीक है ना। तो एक कैलोरी वह ऊष्मा होती है, क्या होता है? मैंने बोला एक कैलोरी वह ऊष्मा होती है जो 1 ग्राम जल को, क्या बोला? 1 ग्राम जल को, 1 ग्राम वाटर को, यानी 1 ग्राम जल को या 1 ग्राम जल का ताप जो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने में जितनी ऊष्मा दी जाती है वही ऊष्मा क्या कहलाती है? एक कैलोरी कहलाती है। यानी यह कह सकते हैं कि एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी द्रव के या किसी जल के 1 ग्राम जल को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक ले जाने के लिए आवश्यक होता है। आई बस याद रखना है, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक ले जाने के लिए 1 ग्राम जल को, ठीक है ना, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री तक ले जाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या होता है? एक कैलोरी होती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये थोड़ा सा भूल गया था मैं बताना, इसलिए यहाँ बता दिया। और देखिए, अगर बात करेंगे कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या होता है, इसको हिंदी में विशिष्ट बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, लेटेंट हीट, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा होगा, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा। देखिए चलिए, अब देखिए हम दोनों बातों को आपको समझाते हैं एक ग्राफ के जरिए, ठीक है ना। जैसे देखिए, इधर होता है आपका, इसको बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड, या इसको बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड, या ये जानिए ये क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक। और इधर क्या होता है? वेपर होता है। क्या होता है? वेपर होता है, ठीक है ना। ये लाइन लिक्विड की है, ये लाइन आपकी वेपर की है, ठीक। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से काफी ऊपर है, पर हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है, अभी बताते हैं क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। देखिए, लिक्विड होता है, जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाते जाते हैं, क्या करते हैं? इसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? ये TS डायग्राम है। क्या करते हैं? जैसे जैसे इसका टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक आएगा, ठीक। इस पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर देख रहे हैं और नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेगा? वो जो लिक्विड था वो किसमें बदलने लगता है? भाप में बदलने लगता है। किसमें बदलने? वेपर में, भाप में बदलने लगता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है, देखिए जैसे है, हम क्या करते हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं। इसे पानी लिया है हमने और उसको क्या करने लगे? गर्म करने लगे। आप भी अपने घरों में पानी को गर्म करते हैं तो जानते ही हैं कि जब पानी को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो उसको धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है। जो पानी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है, इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये क्या करने लगते हैं? अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन लाने लगते हैं। क्या करते हैं? अपनी अवस्था में परिवर्तन आने लगते हैं। मतलब जैसे ये पहले द्रव था, जब टेम्परेचर इसका बढ़ रहा था तो एक टेम्परेचर के बाद ये किसमें बदल गया? गैस में बदल गया। यानी कि पहले धीरे 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 इसकी ताप बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि इसका ताप वहाँ पे स्थिर हो जाता है। क्या होता है? इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। उसके बाद वो क्या करने लगता है? अपनी अवस्था में परिवर्तन लाने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो ताप धीरे 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 बढ़ता जाता है, इस ताप को ही सेंसिबल हीट कहते हैं। इस ऊष्मा को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक।
और एक समय ऐसा आता है जब विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक और अधिक नहीं बढ़ पाता और उतना पे फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है। तो उस समय जो हम इसको ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा क्या कहलाती है? लेटेंट ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा आवश्यक होता है वो क्या कहलाता है? लेटेंट हीट कहलाता है, यानी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आई बात समझ में? चलिए देखिए एक एक बात को हम लोग थोड़ा और डीपली थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखिएगा बात को समझिएगा। पहली पॉइंट थी सेंसिबल हीट। क्या है? सेंसिबल हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? क्या होता है कि 1 ग्राम जल की, क्या करें, 1 ग्राम जल का जो ताप है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? 1 डिग्री या 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। या जनरली ये जानिए कि किसी भी द्रव को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो उसका जो ताप धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो जो ताप में इंक्रीमेंट होता है, यहाँ से देखिए ताप बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीट बढ़ता जा रहा है, जब हीट बढ़ेगा तो वही उसकी क्या होती है? सेंसिबल होता है, यानी सेंस करता है, उसकी ताप को धीरे धीरे बढ़ाता है। आई बात समझ में? और अगर हम गुप्त ऊष्मा की बात करें तो अवस्था परिवर्तन, क्या अवस्था बताया था कि अवस्था 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब कोई अपनी अवस्था परिवर्तन करता है तो अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्मा क्या कहलाती है? आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना? आई बात समझ में? क्या होता है गुप्त ऊष्मा और क्या होता है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब अगर हम बात करें, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि सेंसिबल हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। जो विशिष्ट ऊष्मा होता है, विशिष्ट ऊष्मा को हम यस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एस से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। ये एस बराबर होता है क्यू अपान, एस बराबर क्या होते हैं? क्यू अपान यम इंटू डेल्टा टी। क्यू एस बराबर क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्यू माने होता है हीट या ऊष्मा अपान द्रव्यमान गुणे डेल टी। डेल टी क्या है? ताप में वृद्धि। क्या होता है? ताप में वृद्धि। यहाँ क्यू क्या होगा? दी गई ऊष्मा। क्यू क्या होता है? दी गई ऊष्मा। ठीक। और एम क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान। क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक। अगर डेल टी की बात करें तो डेल टी क्या होता है? ताप में वृद्धि। क्या होता है? ताप में वृद्धि। आई बात समझ में? अगर विशिष्ट ऊष्मा निकालना हो तो क्या करेंगे? यस बराबर क्यू अपान एम अपान डेल टी, जहाँ क्यू क्या है? पदार्थ को दी गई ऊष्मा, और एम क्या है? पदार्थ की मात्रा, और डेल टी क्या है? ताप में वृद्धि। आई बात समझ में इतना? चलिए ठीक। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है बताया? 1 ग्राम जल का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक। अगर अगले की बात करें सेकेंड, कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? हमने बताया कि लेटेंट हीट किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है। आई बात समझ में? इसको किससे दिखाते हैं? Q बराबर m इंटू एल। क्यू बराबर क्या होता है? m इंटू एल। यानी किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या हो गई? दी गई ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसे कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो फार्मूला होगा Q बराबर m इंटू एल, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान गुणे उस वस्तु की कितनी गुप्त ऊष्मा होती है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस वस्तु को कितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं गुप्त उष्मा भी हमारे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जो गुप्त उष्मा होती है वो भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना। गुप्त उष्मा भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो गुप्त उष्मा होती है 2 प्रकार की होती है। गुप्त उष्मा 2 प्रकार की होती है। पहले को बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है ना। दूसरा होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। पहला क्या होता है? गलन की गुप्त उष्मा। दूसरा होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है ना। चलिए अब गलन की जैसे बात करें, देखिए गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है? जब कोई सॉलिड, क्या कोई सॉलिड किसमें बदले? लिक्विड में बदले। इसमें है लिक्विड में। जब कोई सॉलिड यानी जब कोई ठोस किसी द्रव में परिवर्तित होता है या अवस्था में परिवर्तन उसके आता है ठोस से द्रव में, तो उस समय जो उसको उष्मा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है? किसी सॉलिड को जब लिक्विड में बदलता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जो उष्मा आवश्यक होता है उसे बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। जैसे आपकी जो बर्फ होता है, क्या बोलता है? बर्फ। जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस बर्फ को अब 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना है। किसमें बदलना है? पानी में, यानी वाटर में आना है। इसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो इसकी गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 किलो बर्फ को, क्या 1 किलो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के 1 किलो पानी में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी की। कितनी की पड़ती है? 80 किलो कैलोरी। या हम कहें 0 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास 1 केजी क्या, 1 लीटर क्या पानी है, उसको 1 केजी बर्फ में बदलने के लिए हमें कितनी उष्मा निकालनी पड़ेगी? उसके अंदर से 80 किलो कैलोरी उष्मा निकाल लेंगे तो 1 लीटर जो पानी है वो 1 केजी बर्फ में बदल जाएगा। या यह कहें कि 1 केजी जो पानी है उसको हम 80 किलो कैलोरी अगर ऊर्जा दे देंगे तो क्या करेंगे? वो जल में परिवर्तित हो जाएगी। आई बात समझ में? यानी ठोस से जब लिक्विड में बदलता है तो उस समय जो उष्मा उसको देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? गलन की गुप्त उष्मा। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है। तो जब किसी लिक्विड को किसमें बदला जाए? वाष्प में, यानी वेपर में। किसमें बदला जाए? वाष्प में, यानी वेपर में। जब किसी लिक्विड को वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा। क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है ना। जैसे जो पानी होता है, पानी को किसमें बदलना है? भाप में। जब पानी को भाप में बदला जाता है तो इसकी 539 किलो कैलोरी पर केजी उष्मा की आवश्यकता होती है। यानी पानी को भाप में बदलने के लिए इसे कितने गुप्त उष्मा की आवश्यकता पड़ती है? 539 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है ना। देख रहे हैं कितना ज्यादा है। यही इसीलिए कहा जाता है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से जलना, जितना जलन महसूस होगा उससे कहीं ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से क्या होता है? महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो उष्मा होती है वो कितनी होती है? 539 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसलिए भाप से जलना ज्यादा कष्टदायी होता है अपेक्षाकृत। अगर पानी भी उतने टेम्परेचर पे है और भाप भी आपका उतने ही टेम्परेचर पे, लेकिन भाप से जलना काफी खतरनाक होता है, काफी ज्यादा जलनशील होता है। आई बात समझ में? नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो रहा कि उष्मा क्या होता है और क्या पढ़ लिए? उष्मा के प्रकार। ठीक है ना। क्या पढ़ लिए? उष्मा और उष्मा के
प्रकार। अब बात करते हैं ऊष्मा का संचरण। क्या बात करते हैं? ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, ठीक, या ऊष्मा का स्थानांतरण। और क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। ठीक। अब ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। या मैं कहूं एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित होना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, ठीक। और ये किस कारण होता है? यह जो होता है तापांतर के कारण होता है। किसके कारण? तापांतर के कारण। तापांतर। अब बोलोगे तापांतर क्या होता है? ताप में अंतर। क्या होता है? ताप में अंतर। ताप में अंतर का मतलब है कि एक वस्तु हमारे पास है जो कि जिसका ताप T1 है, ठीक। एक वस्तु हमारे पास है जिसका ताप क्या है? T2 है। जहाँ की T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी जो T1 का ताप है वो T2 से बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अधिक। जैसे ही इनको आपस में क्या करेंगे? संपर्क में लाएंगे। इनको आपस में क्या करेंगे? संपर्क में लाएंगे, ठीक। जब संपर्क में लाएंगे तो ये T1 था, ये क्या है हमारा? T2, ठीक। तो जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो T1 से किधर की तरफ होने लगता है? T2 की तरफ होने लगता है। किधर की तरफ होने लगता है? T1 से T2 की तरफ। यानी ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से, कहाँ से? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। किधर की तरफ चलती है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, ठीक। ऊष्मा का जो प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। यह ऊष्मागति के द्वितीय नियम के द्वारा होता है। ऊष्मागति के सेकंड लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होती है। यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। और जो कि किसके कारण होता है? तापांतर। तापांतर मतलब ताप में कमी। अगर दो वस्तुओं के ताप में अंतर है, कोई ज्यादा गर्म है एक ठंडा है, अगर उन दोनों को आपस में रख देंगे या सटा देंगे तो इनमें ऊष्मा का क्या होने लगता है? स्थानांतरण होने लगता है। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाने लगती है। और यह तब तक जाती है जब तक कि दोनों का ताप आपस में बराबर न हो जाए। कहने का मतलब इनमें ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक T1 = T2 न हो। किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा उसके द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होता है? बराबर होता है। किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और जो कम ताप वाला है वो लेगा और जो ज्यादा ताप वाला है वो देगा। ये जितना देगा वो उतना लेगा। यानी दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा आपस में क्या हो जाती है? बराबर होती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अगर हम बात करेंगे ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने तरीके से होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। उसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है विकिरण। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण, ठीक है। चलिए देखिए अब चालन क्या होता है। चालन में देखिए जैसे हमारे पास कोई धातु है, क्या है? एक लोहे की छड़ है, ठीक। इस लोहे की छड़ को, एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक। एक पॉइंट को गर्म करते हैं। कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं, कुछ समय पश्चात जो टेम्परेचर होता है, अगर यहाँ पे भी हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अगर एक सिरे को गर्म करते हैं तो देखते हैं दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है।
आई बात समझ में? यह कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। जो चालन होता है, चालन में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कणों के संपर्क के कारण होता है। किस कारण होता है? कणों के संपर्क के कारण, ठीक है ना। इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। एक कण क्या करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको हीट दिया तो यहाँ पे जो कण होगा वो ऊर्जा को लेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगी वो ऊर्जा लेगी। यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना स्थान नहीं छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान नहीं छोड़ता है। याद रखिएगा, इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। वो क्या करेगा, हीट लेगा, इसकी ताप बढ़ गई, अगले वाले की कम है तो अगले वाले को दे देगा, फिर अगला वाला ताप बढ़ गया वो अगले वाले को दे देगा। इस तरीके से हीट का ट्रांसफर करेंगे, धीरे धीरे यहाँ तक हीट पहुंच जाता है। यानी चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें कण आपसी संपर्क के कारण ऊष्मा का प्रवाह करते हैं। इसमें कण अपने स्थान को छोड़ते नहीं है। आई बात समझ में? और चालन जो होता है यह किसमें मेनली पाया जाता है, धातुओं या सॉलिड में पाया जाता है। सभी धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है, सभी के सभी धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। आई बात समझ में? ऐसा क्यों होता है धातुओं में? क्योंकि धातु क्या होते हैं, धातु जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन को देके प्लस आयन बनाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तैयार करके क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करते हैं, हीट लेते हैं, हीट लेके अपने अगले इलेक्ट्रॉन को देंगे, अगला इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन को देगा। इस तरीके से इसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक। और सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक कौन सी धातु होती है, सबसे अधिक चांदी जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, सबसे ज्यादा होता है ऊष्मा का सुचालक। कौन होता है, चांदी। ऊष्मा का सुचालक सबसे अच्छा कौन होता है, चांदी होती है। आई बात समझ में? और सभी धातुओं में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े कि संवहन क्या होता है। तो देखिए, संवहन की बात करें, यह किस में होता है, पहले तो द्रवों और गैसों में होता है, द्रवों और गैसों में, या ठोसों में होता है या द्रवों और गैसों में होता है, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, जैसे ही इस पानी को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे के जो कण होते हैं, इसके पास के कण होते हैं, ठीक है ना, इसके जो पास के पानी के कण होते हैं वो हीट लेंगे, क्या करते हैं, हीट ऊष्मा लेते हैं। ऊष्मा लेते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये हल्की हो जाती है, क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, यानी इनका जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, तुरंत ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये जो कण हीट लेने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ का जो कण होगा, यानी जिसकी घनत्व कम होगी या जिसका ताप कम होगा या भारी कण होगा, वो कहाँ चला आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा। वो फिर यहाँ से हीट लेगा, वो फिर इस तरफ यहाँ आ गया, फिर हल्का वाला कण यहाँ आएगा, यानी जो कण यहाँ आएंगे ऊष्मा लेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो तुरंत ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जो हल्के कण, भारी कण होते हैं वो फिर नीचे आते हैं, वो ऊर्जा लेते हैं। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे द्रव का तापमान एक समान न हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से इस विधि को ही क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के खुद के स्थानांतरण के कारण होता है। इसमें कण अपना स्थान छोड़ देते हैं। यह किस कारण होता है, कणों के स्थानांतरण के कारण होता है, कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। यहाँ बताया था कण अपने स्थान नहीं छोड़ते हैं, संपर्क के कारण ऊष्मा का प्रभाव करते हैं। लेकिन यहाँ के कण क्या करते हैं, खुद हीट लेके अपना स्थान छोड़ के
चले जाते हैं और उस स्थान पे कोई दूसरा कण आ जाता है। आई बात समझ में? इस तरीके से जो प्रक्रिया होती है या जो हीट का ट्रांसफर होता है को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। आई बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है ना? संवहन के कारण ही क्या होता है, देखते हैं। हम लोग अपने रूम हीटर को कहीं एक जगह लगा लीजिए, जो रूम हीटर होता है रूम को गर्म करने के लिए एक जगह कहीं लगाते हैं, लेकिन पूरा रूम हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो क्यों? वही कारण है कि क्या होता है, वहाँ पे जब गैसें जाती हैं, यानी जो हवा होती है, हमारे रूम का जो वायुमंडल होता है, वायु होता है, वो उसके पास जाएगा, हीट लेता है, ऊर्जा लेता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तुरंत उस स्थान को छोड़ देता है। फिर उसके स्थान पे जो ठंडी गैस होगी या जो ठंडी हवा होगी वो जाती है, फिर वो हीट लेगी, फिर वो स्थान छोड़ेगी। यह प्रक्रिया चलती रहती है तब तक कि जब तक रूम का टेम्परेचर सबका समान न हो जाए। आई बात समझ में? यही कारण है कि मतलब रूम हीटर में जो रूम हीटर बोला जाता है कि रूम हीटर से हमारा जो रूम गर्म होता है वो उष्मा के किस स्थानांतरण द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। ठीक। और बादल का बनना, वायुमंडलीय बादल का बनना भी क्या है? संवहन द्वारा होता है। या ये कहे वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना वो भी किसके कारण होता है? संवहन के कारण होता है। आई बात समझ में? चलिए अब अगले की बात करें कि विकिरण क्या होता है। देखिए, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण का ऐसा विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना? इसमें जो हीट होता है, जैसे प्रत्येक वस्तु क्या करती है, जैसे कोई भी वस्तु अगर गर्म है, प्रत्येक वस्तु यदि गर्म है, गर्म वस्तु है, इससे ऊष्मा निकलता रहता है। इससे क्या होता है? हमेशा ऊष्मा निकलता रहता है। ठीक। इस ऊष्मा विकिरण को ही क्या कहते हैं? ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। इस तरीके से ऊष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ऊष्मीय विकिरण कहलाता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ये देखिए, जनरली जैसे सूर्य से जो हमें रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य से जो हमारे पास ऊष्मा आता है वो किस कारण आता है? विकिरण के कारण आता है। इसके कारण आता है? विकिरण के कारण। या मैं कहूँ प्रत्येक गर्म वस्तु अपने अंदर से ऊष्मा का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। और उस ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को भी क्या कहते हैं? विकिरण विधि कहते हैं। उस ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को क्या कहते हैं? विकिरण विधि कहते हैं। ठीक। या जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभी जाड़ों के दिनों में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ की सिकाई करते हैं जाड़े के दिनों में। तो जब देखते हैं आग के पास अपने हाथ को ले जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। क्या होता है? गर्म का एहसास होता है। लेकिन आग हमसे दूर होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है? गर्म का एहसास होता है। वो किस कारण होता है? विकिरण के कारण। आई बात समझ में? चलिए ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना? इसमें किसी को कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।